नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। लोक स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष बाला साहब गावंडे के नेतृत्व में नागपुर के पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की संवाददाता मनीषा श्रीवास ने लोक स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष बाला साहब गावंडे से उनकी पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। ओबीसी समाज जागेगा, भागेगा। ओबीसी समाज जागेगा, भागेगा। स्वराज्य पार्टीचा विजय हो, विजय हो। स्वराज्य पार्टीचा विजय हो, विजय हो। स्वराज्य पार्टीचा विजय हो, विजय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के पत्रकार भवन में लोक स्वराज्य पार्टी की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए लोक स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आज उनका पत्रकार परिषद लेने का क्या मुख्य उद्देश्य था। सर, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपकी पार्टी की ओर से? लोक स्वराज्य पार्टी इस देश में सही मायने में इस देश का जो शोषित तबका है उनके लिए बनी है। भारत के आज़ाद देश में जो बहुजन समाज है वो आज़ाद अभी तक नहीं हुआ है, ये हमारा कहना है। हर क्षेत्र में वो पिछड़ता गया है। ख़ास तौर पर देखें तो उच्च शिक्षा में उनका कोई अस्तित्व नहीं के बराबर है। नौकरियों के क्षेत्र में देखते हैं तो क्लास 3, क्लास 4 में थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ तक आला पोस्टें जो है क्लास 1, क्लास 2, सुपर क्लास 1 उसमें ओबीसी आज नहीं के बराबर है। भारत में कोई भी IAS कैडर, कोई भी जजेस या उपकुल सचिव, कुलपति ये ओबीसी के कहीं है नहीं है। इसलिए ओबीसी हर क्षेत्र में इतना बड़ा तादाद होने के बावजूद भी पिछड़ता जा रहा है, जहाँ मतलब उन पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसके सिवा देखते हैं कि ओबीसी का मूल जो यह है ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग के तरफ इस देश की राजनीति ने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। और वो धोरण नहीं बनने के वजह से आज किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। उनके बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, उनके लिए ना कोई एजुकेशन है। वो गाँवों में रहते हैं, गाँव का कोई विकास नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है या जो भी कुछ सुविधाएं हैं वो सुविधाएं से वंचित होते जा रहा है। और आने वाले समय में ओबीसी समाज में हम बहुत बड़ी पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने वाली है, चाहे वो शिक्षित लोगों की बेरोजगारी हो या ग्रामीण कामगारों की बेरोजगारी हो, वो बढ़ने वाली है। और दूसरी बात देखते हैं कि खेती से ये समाज जो है वो आर्थिक पिछड़ता जाए, ऐसे धोरण इस देश में लिए गए हैं। चाहे वो सेस का मुद्दा हो, चाहे वो भूदान के माध्यम से सबसे शुरुआत में हुआ है वो मुद्दा हो, वो इससे और अभी जो प्राइस है, जो किसान की फसल का जो उत्पाद होता है उसकी प्राइस जो है, तो प्राइस कमेटी जो सेंट्रल की होती है उसमें किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो किसानों को फसल को, उसके उत्पाद को कहाँ न्याय मिलेगा? लोक स्वराज्य पार्टी का कहना यह है कि किसान के लिए, खेती के लिए खास तौर पर एक कृषि अर्थसंकल्प होना चाहिए। कृषि ये विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। लोक स्वराज्य पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार कृषि धोरण, कृषि बजट अलग से बनाएंगी और ओबीसी का पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कोई भी किसान पर आने वाले समय में खुदकुशी करने की नौबत नहीं आएगी। ये हमारा विषय है। हमारे ओबीसी के जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में सर्विसेज की जो बात आती है, तो हमारे बच्चे, हमारा कहना है कि होनहार बच्चे हैं, हमारे बच्चों में मेरिट है, वो प्रीलिम में पास हो जाते हैं, मेन में पास हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर उनको ओरल में काटा जाता है। इससे हमारा बच्चा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए लोक स्वराज्य पार्टी अपनी हुकूमत आने तक ये कहना चाहती है कि वो पैनल बोर्ड में ओबीसी के अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अधिकारी होने चाहिए, कि जो ओबीसी मतलब चयन जो है वो ठीक ढंग से करे, सही ढंग से करे जनगणना। इसके सिवा ओबीसी का हमारा जो अहम मुद्दा है वो है सेंसस का, जनगणना का मुद्दा है।
इस देश में अभी तक सबकी जनगणना हो रही है, हर 10 साल में जनगणना होती रहती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी को अधिकार तो अलग की बात है, लेकिन उनको गिनती ही कोई सरकार नहीं करना चाहती है, गिनना ही नहीं चाहती। जब गिनेंगे ही नहीं तो उनकी जनसंख्या क्या है इसकी आंकड़ेवारी जो है सरकार के पास में नहीं रहेंगी, और वो जो जनसंख्या है वो नहीं रहेगी तो बजट का प्लानिंग नहीं बनेगा। जब बजट ही नहीं बनेगा तो एजुकेशन पर बजट नहीं बनेगा, उनके शिष्यवृत्ति के लिए बजट नहीं बनेगा, फार्मिंग के लिए बजट नहीं बनेगा, सुख सुविधाओं के लिए बजट नहीं बनेगा, और वो पिछड़ता जाएगा। इसलिए हमारा कहना है इसका मूल जो है जनगणना है। जनगणना केवल सरों की गिनती है ऐसा विषय नहीं है, तो जनगणना इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का विषय है। इसलिए जनगणना ओबीसी की होनी ही चाहिए। हम देखते हैं कि ओबीसी समाज जो है गवर्नमेंट के लिस्ट में 52% है, लेकिन उनको 27% रिजर्वेशन है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि उनको इतना कम रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन वो मिल रहा है। और महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य कहलाता है, लेकिन देखते हैं हमको 27% भी महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में 19% रिजर्वेशन है, और वो भी सभी जिलों में नहीं है। अगर यवतमाल जिला है तो 14% है, अगर चंद्रपुर जिला है तो 14% है। अभी तक गढ़चिरौली को 6% रिजर्वेशन था, तो हर जिले में अलग अलग रिजर्वेशन है, मतलब 19% भी रिजर्वेशन उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो ये कोई न्याय नीति नहीं है। इसलिए हमने सबसे मांगे कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन हमारी मांगे पूरी करना ये उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा विकास ही नहीं चाहते हैं। अगर गुलाम लोग जिंदा रहेंगे तो ही राज हो सकता है, और वो लोग हम लोगों को, ओबीसी लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे आदिवासी भाई है तो उनको भारतीय संविधान में अनुसूची 5वीं और 6वीं के अंतर्गत बहुत सारे मालकियत के अधिकार मिले हैं, लेकिन उनको नक्सलाइट के नाम पर खदेड़ा जा रहा है। उनकी जो संस्कृति, उनकी कल्चर जो है आदिवासी कल्चर, वो उनका नष्ट करके उनको वनवासी कहा जा रहा है। और आज देखते हैं कि 1950 से लेकर अभी तक उनको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी आदिवासियों का प्रमाण आला पोस्ट जो है सुपर क्लास अधिकारी के जो ये है उसमें अभी भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस देश में राजनीति के माध्यम से एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि आदिवासियों को भी उनके हक से, अधिकार से वंचित किया जाए। जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, इस देश में आज़ादी मिलने के पहले मुस्लिम समाज 35% गवर्नमेंट के आला पोस्ट में थे, लेकिन आज उनका परसेंटेज देखते हैं तो 1% से नीचे मुस्लिम समाज है, वो भी बड़ी पोजीशन में नहीं है। जो समाज टीन टप्पर लोहा लोखंड बेच रहा है, वो समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। वो समाज में कोई एजुकेशन नहीं रहा है, और उसी समाज को गुनाहगार, देशद्रोही ऐसा वातावरण जो चल रहा है, तो ये भारत के फ्रेटर्निटी के लिए, बंधु भाव के लिए, भाईचारा के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे देश में राष्ट्रीय एकात्मता नहीं टिक रह सकती है। और इसलिए शिक्षा के बारे में हमारा ये कहना है कि समान शिक्षण धोरण होना चाहिए। शिक्षा सार्वत्रिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, और इक्वल बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोग समान रहेंगे, ऐसी न्याय नीति इस देश में रहनी चाहिए। और इसी के अमल के लिए, भारतीय संविधान के अमल के लिए लोक स्वराज्य पार्टी आई है, और लोक स्वराज्य पार्टी लोगों का स्वराज्य निर्माण करके रहेंगी। इसके लिए हमारे पास में प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसकी ब्लूप्रिंट है, टाइम बॉम्ब प्रोग्राम है, और सच्चे दिल से काम करने वाले कार्यकर्ता हर जिले में, हर तहसील में हमारे फैले वाले हैं। और ये विदर्भ में आने वाले 1 साल में भूचाल आने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और लोक स्वराज्य पार्टी इस देश के जो सही मायने में जो जिनका शोषण हुआ है उन लोगों को न्याय देगी, ऐसा आशावाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। संख्या है तो इस तरह से जो लोक स्वराज्य पार्टी है वह कहीं ना कहीं ओबीसी को जो न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, और जहां तक सवाल है ओबीसी का, तो वो पूरी तरह से उन्हें न्याय दिलाएंगे, और इसी पर वो आगे भी कार्य करने वाले हैं कि ओबीसी समाज के जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए वह आवाज़ उठाने की पूरी तैयारी में है। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।